दोस्तों लास्ट के लेक्चर में हमने क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 8 भक्ति सूफी मूवमेंट पर बात की थी। नाउ आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 9 से। और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी कि अलग अलग रीजन में किस तरह से अलग अलग भक्ति सेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद सूफी मूवमेंट की भी हमने बात की थी। खानका के विषय में भी देखा था, जो कि हॉस्पाइस होता है, यानी लोगों के ठहरने का स्थान जो कि रिलीजियस ऑर्डर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हमने कवर किए थे। देखिए, इस पर काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हम लोग उसे अलग से PYQ सीरीज़ में कवर कर ही रहे हैं। और इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात की थी। आप लास्ट के लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग भक्ति सूफी मूवमेंट पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। नाउ हम लोग बात करेंगे चैप्टर 9 से, और चैप्टर 9 का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। यानी रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से अलग अलग कल्चर उभर करके आते हैं, निकल करके आते हैं, उसी प्रक्रिया को समझेंगे। नाउ देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है लोगों को सबसे पहले उनके लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्राइब किया जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग बात करें अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो तमिल हो या फिर ओरिया हो, जो अलग अलग तरह के जो लोगों की हम लोग बात करते हैं, लोगों को रेफ़र करते हैं, वो उनकी भाषा से ही आता है। और अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी भाषाई विविधता के कारण जाने जाते हैं। और अगर आप देखें पॉलिटिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे भी आपको निकल कर के आएगा, जैसे फजल अली कमीशन और इसके बाद JVP कमेटी इससे पहले। तो ये सब जो कमिटीज़ बनी, बाद में एट द एंड माना गया कि जो लैंग्वेज है उसके आधार पर स्टेट का डिवीज़न होगा। हालांकि वन लैंग्वेज वन स्टेट की बात नहीं की गई फजल अली आयोग में, लेकिन लैंग्वेज की बात की गई थी। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे सवाल UPSC के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसे हम लोग PYQ सीरीज़ में कवर करेंगे ही। और इसके बाद अगर आप देखें तो हर क्षेत्र की अलग अलग विविधता होती है, अलग तरह के फूड्स होते हैं, अलग तरह के क्लॉथेज होते हैं, और ये सब बातें हमें अच्छे से पता हैं। ना देखिए, हम लोग यहाँ पे मलयालम के डेवलपमेंट की बात करेंगे, चेरों से संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है जो चेर किंगडम है महोदयपुरम का, ये 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? तो जो प्रेजेंट डे केरला है उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया। और जो रूलर हैं वो मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है रीजनल कल्चर का। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो विविधता है वो भाषा के आधार पर ही शुरू हुई। और अगर आप देखें तो केरल में मलयालम जो जगह है, वहाँ पे अगर आप देखें तो जो चेर है, हम लोगों ने बात भी की है इस पर, और भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोबारा बात करेंगे चेर, चोल और पांडे पर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके जो 3 किंगडम हो जाते हैं सदर्न इंडिया के। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये एक रीजनल लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दोस्तों, मलयालम भाषा में ये एक इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये काफ़ी पुराना इंस्क्रिप्शन है जो कि मलयालम भाषा में लिखा गया था। इसके बाद अगर आप देखें तो इसी वक्त जो चेहरा है ऑल्सो ड्रीव अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो जो हमारे सांस्कृतिक ट्रेडिशन है उन्हें भी अडॉप्ट किया जाता है। जैसे अगर आप केरला में टेम्पल थिएटर देखें, और भी जैसे संस्कृत एपिक जो हमारे हैं धार्मिक ग्रंथ, उनसे भी बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे बोरो की गई हैं। फर्स्ट लिटरेरी वर्क की बात की जाए मलयालम में तो काफ़ी पहले देखने को मिलती है 12th सेंचुरी के आसपास, और ये काफ़ी हाईली आप कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उससे इंस्पायर्ड है। और इंटरेस्टिंग इनफ 14th सेंचुरी टेक्स्ट जिनका नाम है ललिताकम, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ललिता लिकम, जो डील करती है ग्रामर और पोएटिक्स से। क्योंकि अभी आप देखें तो किताबों पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसलिए नए किताब भी पूछे जा सकते हैं जो आपकी NCERT के अंदर हैं, क्योंकि इस पर अभी तक सवाल नहीं पूछा गया। बाकी सभी किताबों पर लगभग सवाल पूछा गया है। तो लीलातिलकम नाम है, थोड़ा आप नाम देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रामर और पोएटिक्स से ये डील करती है। और कंपोज किसके द्वारा की गई? तो मणि प्रवलम के द्वारा। मणि प्रवलम का मतलब क्या है? तो जैसे प्रवाल भित्ति वगैरह आपने सुना, और मणि का मतलब भी आपको पता होगा, यानी डायमंड और कोरल की बात की जा रही है। ठीक है, और ये रेफर करती है किसे? तो एक तो हमारी संस्कृत भाषा हो गई और दूसरी रीजनल लैंग्वेज को। तो दोनों को मिला करके ये कंपोज की गई है, जो कि ग्रामर और पोएटिक्स से डील करती। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप देखें तो जगन्नाथ कल्ट के विषय में बात की जा रही है, और बाकी क्षेत्रों में जगन्नाथ कल्ट देखने को मिलता है, खास करके पूरी ओडिशा में। तो अगर आप देखें तो पूरी ओडिशा में माना जाता है कि जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं वो वुडन इमेज बनाते थे डाइटी की, जो धीरे धीरे चल के जो कि एक ओरिजिनली लोकल गॉड होती थी, लेकिन ये बाद में इसे विष्णु के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, भगवान विष्णु के रूप में। और 12th सेंचुरी में अगर आप देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे गंग डायनेस्टी के, ध्यान रखना आपको, गंग डायनेस्टी देखने को मिलती है। और जो अनंत
वर्मन थे वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे एक पुरुषोत्तम जगन्नाथ की टेम्पल बनाई जाएगी पुरी में, और 1230 में किंग अनंग भीम थर्ड के द्वारा अपना किंगडम को डेडिकेट किया जाता है इन डाइटी को, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्यूटी ऑफ द गॉड। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखें तो राजपूत्स के विषय में बात की जा रही, जो कि हीरोइज्म के ट्रेडिशन को दिखाते हैं। जैसे अगर आप 19वीं सेंचुरी में देखें तो आज के डेट का जो राजस्थान है उस क्षेत्र में राजपूताना कहलाया जाता था उस क्षेत्र को, आपको ये ध्यान रखना है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये दिखाता है, ये जो नाम है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एरिया है वो मेनली इनहेबिट किया गया होगा राजपूत्स के द्वारा। लेकिन ये बात पार्सली ट्रू है, ऑफकोर्स और भी अलग अलग ग्रुप के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें, हाउएवर द राजपूत आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के डिस्टिंक्टिव कल्चर को कंट्रीब्यूट करने का श्रेय मेनली राजपूत को दिया जाता है। इसके बाद अगर आप देखें, दीज कल्चर ट्रेडिशन वर क्लोजली लिंक्ड विद द आइडियल एंड एस्पायरेशन ऑफ रूलर, तो जो शासक जो रूलर है उनके आइडियल से ये संबंध रखता है। और इसके अलावा अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो जो पृथ्वीराज हैं वो इस तरह से रूलर है जो कि एक हीरो के आइडिया को चेरिश करते हैं, जो कि वैलियंटली फाउट करता है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पर बात करते हैं, कथक की कहानी पर। देखिए रीजनल फ्रंटियर से परे और भी कुछ कहानियां हैं कथक, जैसे अगर हम लोग समझें तो जैसे अगर आप बात करें कथक के विषय में तो ये नाम यहाँ पे कथा से डिराइव होता है, कथक ओके। तो ये कथा से डिराइव होता है, कथा का मतलब हमें पता है स्टोरी होता है, राइट। तो जो कथक है वो वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन टेम्पल, तो टेम्पल में एक स्टोरी टेलिंग का काम करते थे। और ये नॉर्थ इंडिया में बेसिकली बात की जा रही है, जो कि अपने परफॉर्मेंस को गेस्चर सॉन्ग इन चीज़ों के माध्यम से और ज़्यादा एम्बेलिश करते थे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते थे। तो कथक एक डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ डांस के रूप में उभर करके आया 15 और 16 सेंचुरीज के टाइम पे, और भक्ति मूवमेंट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कथक किसी स्टेट की नहीं बल्कि हम लोग कंप्लीट नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। ओके, देखिए कथकली अलग है, हम लोग बात करेंगे इस पर ऑफ कोर्स, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि कथकली जो है केरला में देखने को मिलता है, लेकिन जो कथक है वो नॉर्थ इंडिया में, ओके, नॉर्थ इंडियन जो स्टेट है यूपी एमपी इन राज्यों में, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो लीजेंड है राधा कृष्णा की, जो रासलीला दिखाई जाती है विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर, और ये बेसिकली कथक की कहानियों के द्वारा डेपिक्ट की जाती हैं। अगर आप मुगल एम्पायर के द्वारा देखें तो कथक कोर्ट्स में परफॉर्म की जाती थी, वेर इट एक्वायर्ड इस प्रेजेंट फीचर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेनली डांस और जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल देखने को मिलती है कथक में, ये मुगल एम्पायर के दौरान मुगल रूलर्स के टाइम पे ये इवॉल्व करती हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे तो ये जेपीएससी में पूछा गया है, बट बहुत बार आई थिंक ये सिविल सर्विसेज में सेम सवाल पूछा गया, बहुत पहले सेम पैटर्न पे पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज़ इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन, यानी किस डांस में आज की डेट में जो डांस क्लासिकल डांस देखने को मिलते हैं इसका इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव मुगल ट्रेडिशन से देखने को मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास भरतनाट्यम, कथकली, कथक या मोहिनीअट्टम। तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर कथक है। और कथक हमने देखा कि किस तरह से ये मेनली कास्ट होते थे जो कि टेम्पल्स में स्टोरी को यानी कथा को सुनाते थे, लेकिन बाद में ये डांस का रूप ले लेती हैं और ये मेनली इवॉल्व करती है मुगल ट्रेडिशन, मुगल पीरियड के टाइम पे। तो अब इस तरह का सवाल सिविल सर्विसेज स्टेट पीएससी में पूछा जा रहा है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है कि किस तरह से मुगल ट्रेडिशन में ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अंडर द मुगल एम्पायर एंड देयर नोबल कथक वाज परफॉर्म द कोर्ट, और इसके बाद से ये जहाँ पे ये प्रेजेंट फीचर और डेवलप कर जाती हैं एक ऐसे डांस के रूप में जिसका एक अपना डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। दोस्तों इसके बाद जैसा हमें पता है कि ये जो डांस फॉर्म है ये घराना में डेवलप हो जाते हैं, जिसे ट्रेडिशन कहा जाता है। और घराना में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्रमुख घरानाओं की बात की जा रही है, वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान यानी जयपुर में, और दूसरा घराना यहाँ पे लखनऊ में देखने को मिलता है। तो आप देखें रिसेंटली जनवरी 2022 में लीजेंडरी बिरजू महाराज पास्ड अवे, तो यही आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी फेमस कथक डांसर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ घराने से एसोसिएटेड थे, ऑलरेडी सवाल पूछा गया है और हमारे लिए ये वाला टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसके विषय में और पढ़ना है और हम लोग ऑफकोर्स इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है इस पर अलग से वीडियो सीरीज़ कर लेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल करके इसे अच्छे से समझ लेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और स्किप करना कहीं से भी फायदेमंद नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन CDS और CAPF और सिविल सर्विसेज में तो आते ही हैं। इस तरह से हम लोग कवर करेंगे कि हमारे कम टाइम में, क्योंकि मेरा हमेशा फोकस होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में। मान लीजिए अगर आप 6 to 12 तक की NCERT पढ़ रहे हैं बट 4 से 5 महीने इसमें
ज़ाया कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ख़राब है। लेकिन जैसा हमने किया, बस 10, 15 या 20 मिनट की वीडियो जो होती है मैक्सिमम, और यहाँ पे हम लोग जितने चैप्टर है उतने वीडियोज़ में पूरे ख़त्म कर लेते हैं, तो ये इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हाई निकल करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हुए चल रहे हैं। ना देखिए, बात करते हैं अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट नवाब होते हैं अवध के। इट ग्रीव इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। और आपने अगर प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होंगी तो बहुत फेमस है वाजिद अली शाह के नाम से जो कहानी शुरू होती है। इसके बाद देखिए 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में बात की जाती है कि जो डांस फॉर्म है नॉट ओनली इन दीज 2 रीजन बट इन द एडजॉइनिंग एरिया जो प्रेजेंट है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बाकी जगहों में भी काफ़ी तेज़ी के साथ कथक डांस जो है वो पॉपुलराइज हो जाती हैं। और बाकी आर्ट ट्रेडिशन के तरह ही कथक को भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डिस्करेज किया जाता है, डिसफेवर किया जाता है, लेकिन ये सर्वाइव करती हैं और आज के डेट में भी बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोग यहाँ पे कथक परफॉर्म करते हुए दिखाई देते। दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं क्लासिकल डांस की, तो कौन सी परिभाषाएं हैं जो किसी डांस को क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखती हैं? ये बात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डांस को क्लासिकल डांस की श्रेणी में डालना ये एक डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमारे लिए कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं देखने को मिलती। डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल, यानी इन चीज़ों को सीखने के लिए, इन डांस को सीखने के लिए काफ़ी लंबे सालों की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। क्या इसलिए क्लासिकल है, या फिर ये इसलिए क्लासिकल है क्योंकि ये रूल्स के द्वारा, जो कि रूल्स लेट डाउन की गई हैं और बाकी जो वेरिएशन है उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जाते हैं, क्या इसलिए क्लासिकल है? तो ये सब सवाल है जिन पर हमें विचार करना चाहिए। इज इट वर्थ रिमेंबरिंग दैट मेनी डांस फॉर्म दैट आर क्लासिफाइड एज फोक ऑल्सो शेयर सेवरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक? ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो फोक डांस है उनमें क्लासिकल डांस के रूप देखने को मिलते हैं। तो किन चीज़ों के आधार पर हम लोग क्लासीफाई करें? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारी रीजन्स हैं जिसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। और वाइल द यूज ऑफ टर्म क्लासिकल में सजेस्ट दैट दिस फॉर्म आर सुपीरियर, दिस नीड नॉट ऑलवेज बी लिटरली ट्रू। ऑफ कोर्स, यहाँ पे कोई भी आर्ट बड़ा या छोटा नहीं होता, जैसे कि आपने सुना है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई क्लासिकल डांस है तो वो बड़ा है और बाकी छोटे हैं, सभी बराबर हैं। ओके, सभी डांस फॉर्म अपने आप में एक अपनी महत्व रखते हैं। और अगर आप देखें तो जो क्लासिकल डांस है यहाँ पे मेनली इंडिया में भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो क्लासिकल डांसेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं उसकी संख्या 8 है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक हमें पता है उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया से, कथकली के विषय में हमने बात की जो कि केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी ऑफ कोर्स मणिपुर से, मोहिनी अट्टम और भी डांसेस हैं, बट वो जो क्लासिकल डांस है उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया एज एन क्लासिकल डांस, एज अ क्लासिकल डांस। और उड़ीसा से ओडिसी है और असम से सतारिया। दोस्तों, ना हम लोग बात करेंगे पेंटिंग्स के विषय में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेंटिंग्स पर मैंने हालांकि ऑलरेडी वीडियो बना दी है। मुगल पेंटिंग पर, एंशिएंट पेंटिंग पर अभी तक नहीं हमने कवर किया, बट मुगल पेंटिंग पर हमने ऑलरेडी वीडियो कवर कर ली है और उसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट में। ना यहाँ पे बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग के विषय में। तो देखिए, जो अनदर ट्रेडिशन डेवलप हुआ अलग अलग तरीक़ों से, और उसमें से एक मिनिएचर पेंटिंग का था। और मिनिएचर, जैसा कि नाम सजेस्ट करती है, एक स्मॉल साइज़ की पेंटिंग होती है जो कि वाटर कलर में जनरली की जाती हैं। किस पर? क्लॉथ या फिर पेपर पर। क्लॉथ या फिर पेपर पर वाटर कलर का प्रयोग करके मिनिएचर पेंटिंग बनाई जाती है। तो साइज़ में छोटी होती हैं और अदर पेंटिंग्स के मुकाबले। द अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे पाम लीव्स और या फिर वुड में की जाती थी। और सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। तो कुछ काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं जो कि जैन टेक्स्ट को इलुस्ट्रेट करती हैं मेनली। और जो मुगल एम्पायर है, जैसे अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, जो शाहजहाँ हो गए, ये बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड जो पेंटर होते हैं, जो मिनिएचर पेंटिंग में मास्टरी जिन्होंने हासिल की है, जो मैन्युस्क्रिप्ट को प्राइमरली इलुस्ट्रेट करते हैं, उनको इनके द्वारा पेट्रोनेज मिलता है मुगल रूलर्स के द्वारा। और ये जनरली पेंट करते हैं ब्रिलियंट कलर में, जो कि काफ़ी चमकदार होता है और कोर्ट सीन को, यानी जो दरबार के जो सीन्स हैं उसे मेनली डिपिक्ट किया जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह के इमेजेस पर, पिक्चर्स पर, मिनिएचर पेंटिंग्स पर बात भी की है। जैसे अबुल फजल जो कि जहांगीर को अकबर को, यहाँ पे हमने देखा है कि अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा है और जो आईने अकबरी है किस तरह से गिफ्ट किया जाता है, उन सब की तस्वीरें भी ऑलरेडी बना दी गई हैं। इसके अलावा पेंटिंग्स के बैटल वगैरह भी दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उदाहरण दी गई है मिनिएचर पेंटिंग की, और किस तरह से कोर्ट के आर्ट को, कोर्ट की चीज़ों को, कोर्ट की गतिविधियों को डिपिक्ट किया जाता है। और जैसा हमने बात की, जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया, जैसे औरंगजेब के टाइम पे, तो बहुत सारे पेंटर्स को यहाँ पे मूव्ड आउट टू द कोर्ट से हटा दिया गया। और धीरे धीरे करके अगर आप देखें तो बाकी जगहों पर भी इस तरह से रीजनल कल्चर पनपना शुरू हो गया। और
दोस्तों अगर बाकी क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी अट्रैक्ट होती है, वो हिमालयन फुटहिल्स में आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और हिमाचल प्रदेश में मिनिएचर पेंटिंग में सबसे प्रमुख अगर बात करें तो भानु दत्त का रस मंजरी देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी फेमस पेंटिंग है। और जैसा कि हमने बात की है ऑलरेडी कि जब नादिर शाह अटैक करते हैं दिल्ली पर 1739 में, तो इससे क्या होता है, जो मुग़ल आर्टिस्ट है वो भी बाकी जगहों में माइग्रेट कर जाते हैं। दोस्तों ना बंगाल के विषय में देखते हैं कि किस तरह से बंगाली लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज के रूप में ग्रोथ किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एज वी सो एट द आउटसेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल, यानी हम लोग किस रूप में देखते हैं क्षेत्रों को जो वहाँ के लोगों के द्वारा भाषाएं बोली जा रही हैं। जैसे जब बंगाल की बात आती है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि बंगाल के लोग बंगाली भाषा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बंगाली भाषा है इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम संस्कृत। लेकिन माना जाता है कि जो बंगाली भाषा है वो संस्कृत से डिराइव की गई है बंगाली लैंग्वेज को, लेकिन जो ईयरली संस्कृत टेक्स्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं जो पीपल ऑफ बंगाल हैं वो सांस्कृतिक लैंग्वेज को नहीं बोलते थे। तो फिर ये न्यू लैंग्वेज कहाँ से इमर्ज होती है? तो देखिए 3rd 4th सेंचुरी BCE की बात करें, काफ़ी पहले का टाइम ये है। तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल टाइज वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा हमने बात की थी कि महाजनपद में मगध जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट महाजनपद के रूप में उभरता है, और बाकी जो अलग अलग रीजन है जैसे बंगाल है उनमें से कमर्शियल टाइज देखने को मिलते हैं। लोग व्यापार के लिए एक जगहों से दूसरे जगहों में मूव करते हैं, तो माना जाता है कि इस वजह से संस्कृत का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ा होगा। और अगर आप देखें तो 4th सेंचुरी में जो गुप्ता रूलर है वो पॉलिटिकल कंट्रोल को हासिल कर लेते हैं बंगाल में, और यहाँ से भी ब्राह्मण्स और बाकी लोग सेटल करते हैं। तो इसलिए लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस मिड गंगा वैली में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। 7th सेंचुरी में अगर आप बात करें तो ह्वेनसांग, देखिए जुआनजांग लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ह्वेनसांग की बात की जा रही है। और ह्वेनसांग ऑब्जर्व ये करता है कि जो लैंग्वेज है संस्कृत से संबंधित वेर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से संस्कृत भाषा इन्फ्लुएंस होती है बंगाली से जाकर। और यहाँ पे अगर आप 8th सेंचुरी के बाद देखें तो बंगाल बिकम अ सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पाल। तो हमने बात की हुई है ऑलरेडी पाल वंश के विषय में कि जो पाल वंश है वो जो बंगाल में अपना स्थापित करते हैं। अच्छा, पाल वंश के फाउंडर कौन है? गोपाल। ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है। पाल डायनेस्टी के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, बट पूछा गया है कि जब गुप्ता डायनेस्टी के डाउनफॉल हो जाते हैं तब कौन कौन से डायनेस्टी आती हैं, तो हम लोग कवर करेंगे ही। इसके बाद देखिए 14th और 16th सेंचुरी में अगर आप देखें तो बंगाल में सुल्तान के द्वारा रूल किया जा रहा था, जो कि इंडिपेंडेंट होते थे दिल्ली के रूलर से। और 1586 में वेन अकबर कनकर्ड बंगाल इट फॉर्म्ड न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया है कि अकबर ने अपने जो कार्य क्षेत्र उसे 12 सूबों में बांटा था, इसमें से एक काफ़ी प्रमुख बंगाल था। तो 1586 में बंगाल को अकबर के द्वारा कनकर कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है, और इसके बाद बंगाल को एक प्रमुख सूबा के रूप में बना दिया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसा कि पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, आपको पता होगा मुगल दरबारों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे बंगाली भी रीजनल कल्चर के रूप में काफ़ी तेज़ी से फ्लरिश करती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 15th सेंचुरी के बाद में जो बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट है वो यूनाइटेड हो जाती है कॉमन लिटरेसी लैंग्वेज के रूप में, और काफ़ी पूरे बंगाल के क्षेत्र में फैल जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बंगाली जो डिराइव की गई संस्कृत से, लेकिन यहाँ पे सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन देखने को मिलता है, और काफ़ी सारे नॉन संस्कृत के वर्ड भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए बात करते हैं ईयरली बंगाली लिटरेचर के विषय में। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है मेनली। एक तो जो संस्कृत से जहाँ पे वर्ड लिए गए हैं, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। तो पहले में ट्रांसलेशन देखने को मिलता है संस्कृत एपिक का, जैसे मंगल काव्य हो गए। मंगल काव्य यानी ऑस्पिशियस पोयम। तो ये सवाल देखिए सीरियस 2019 में और 2021 में और भी काफ़ी बार डायरेक्टली पूछा गया मंगल काव्य के विषय में, तो और चंडी मंगल के विषय में कि कौन सी भाषा से ये संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना, और इस पर हम लोग बात भी करेंगे थीम्स वाली NCERT में। वैसे सवाल ये पूछा गया था कि जो चंडी मंगल है जो कि 16th सेंचुरी में कंपोज की गई, किस भाषा में? ठीक है, चंडी मंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है, बंगाली भाषा में यहाँ पे देखने को मिलता है। और सेकंड अगर आप देखें तो यहाँ पे नाथ लिटरेचर देखने को मिलते हैं, सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मायनामती एंड गोपी चंद द स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर की बात की जा रही है। और फेरी टेल्स, फोक टेल्स भी, बलाड्स भी यहाँ पे शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी प्रमुख बातों को कवर कर लिया है, और ये चैप्टर हमारा एंड होता है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बची हुई है, उसके बाद हमारी पूरी 7th क्लास की NCERT खत्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई। और देखिए अगर कोई प्रीवियस ईयर, हर चैप्टर से वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सेपरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के तहत इसे कवर करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।